हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल्स में अभी हम इस कंपनी के बारे में समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बिजनेस को समझेंगे कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है। उसके बाद हम इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखेंगे। इसके अलावा हम इनके टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या इस शेयर के माध्यम से हमें लॉन्ग रन में मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंपनी का नेम है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। ये जो कंपनी है किस क्षेत्र में काम करती है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के क्षेत्र में काम करती है। चलो समझते हैं डिटेल्स में। दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया। तो देखो, एक अमेरिकन कंपनी है, नेम है यम ब्रांड्स। तो यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है दिव्यानी इंटरनेशनल और यम ब्रांड्स की एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है दिव्यानी इंटरनेशनल। ठीक है, अब देखो यम ब्रांड्स किस प्रकार की कंपनी है ये भी आगे मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप भी डिटेल्स में समझना चाहते हो इस कंपनी के बारे में तो आप भी वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट ऑपरेटर्स ऑफ चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। तो देखो यहाँ पर जो इंडिया में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की चेन है उसमें लार्जेस्ट ऑपरेटर्स में से एक ये कंपनी भी है। ठीक है, दिव्यानी इंटरनेशनल। नेक्स्ट, इन एडिशन DIL इज अ फ्रेंचाइजी फॉर द कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड एंड स्टोर्स इन इंडिया। तो देखो दिव्यानी इंटरनेशनल जो है ये यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी तो है ही साथ ये कोस्टा कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी पर भी काम करती है। कोस्टा कॉफ़ी के ऊपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ RJ कॉरपोरेशन। तो ये जो कंपनी है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये RJ कॉरपोरेशन की ही एक पार्ट है। देखो, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड इज पार्ट ऑफ RJ कॉरपोरेशन स्टार्टेड बाय रविकांत जयपुरिया इन 1991। तो देखो RJ कॉरपोरेशन जो कंपनी है ये स्टार्ट की गई थी रविकांत जयपुरिया जी के द्वारा 1991 में। ठीक है, अब देखो RJ कॉर्प इज अ पावर हाउस मल्टीनेशनल विथ थ्राइविंग बिजनेसेज इन बेवरेजेस, वरुण बेवरेजेस। ठीक है, तो देखो ये जो RJ कॉरपोरेशन कंपनी है इसके अंदर काफ़ी सारी सब्सिडरी कंपनी चलती हैं अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, जैसे अगर हम बेवरेजेस के क्षेत्र में देखें तो RJ कॉरपोरेशन की ही कंपनी है वरुण बेवरेजेस नाम की। वरुण बेवरेजेस की प्रोडक्ट्स आपने कभी ना कभी यूज किए होंगे, कंज्यूम किए होंगे जाने अनजाने में। ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स के अगर मैं नाम लूँगा तो आपको तुरंत से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो वरुण बेवरेजेस है ये भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर ही काम करती है। किस कंपनी की? पेप्सिको की। पेप्सिको जो कंपनी है ये भी इंटरनेशनल कंपनी है। तो पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करती है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस की प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखो आपने यूज किया होगा कभी ना कभी, कंज्यूम किया होगा। जैसे देखो एक है स्टिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, फिर है मिरिंडा, इसके अलावे 7 अप, और अगर हम बोलें कुरकुरे तो ये भी वरुण बेवरेजेस की है। चितोस ये भी वरुण बेवरेजेस की है। ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स के नेम्स अभी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी हैं जो मुझे याद आया वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो देखो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये वरुण बेवरेजेस बेचने का काम करती हैं और बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये पेप्सिको के हैं। ठीक है, तो पेप्सिको की फ्रेंचाइजी लेकर वरुण बेवरेजेस बिजनेस करती है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में KFC है, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी है। ठीक है, RJ कॉरपोरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो RJ कॉरपोरेशन बेवरेजेस के क्षेत्र में वरुण बेवरेजेस चलाती है। फास्ट फूड के क्षेत्र में KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर्स चलाती है। रिटेल में आइसक्रीम, लेवस्टॉक, क्रीम बेल, डाइमा ये सब चलाती है। इसके बाद हेल्थ केयर में भी है, हेल्थ केयर मेदांता, एफ्रीकेयर एंड एजुकेशन विथ अ प्रेजेंस अक्रॉस 26 नेशंस थ्रू इट्स सब्सिडरीज।
ठीक है। तो काफ़ी सारे क्षेत्र में ये आरजे कॉरपोरेशन काम करती है अपनी सब्सिडरीज के थ्रू। ठीक है, बहुत सारी सब्सिडरी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं। अब देखो यहाँ पर अवर ब्रांड्स, तो अवर ब्रांड्स में देखो ये सब हैं, KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, फिर यहाँ पर है वांगो, फिर है फूड स्ट्रीट, द फूड स्ट्रीट। देखो ये जो KFC एंड पिज़्ज़ा हट आप लोग देख रहे हो, ये है यम ब्रांड्स की। ठीक है, यम ब्रांड्स की है ये ब्रांड, KFC एंड पिज़्ज़ा हट। कोस्टा कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो ये अलग कंपनी की है, सब्सिडरी कंपनी है बेसिकली कोका कोला की। ठीक है, कोका कोला का नाम आपने सुना होगा, तो कोका कोला की ही एक सब्सिडरी कंपनी है कोस्टा कॉफ़ी, और कोस्टा कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी लेकर ये दिव्यानी इंटरनेशनल काम करती है, बिजनेस करती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर वांगो और द स्ट्रीट फूड, ये दिव्यानी इंटरनेशनल के अपने खुद के ब्रांड्स हैं। ठीक है, खुद के हैं, ऑन ब्रांड्स। आगे हम डिटेल्स में देखेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनकी। अब देखो यहाँ पर अबाउट यम ब्रांड्स, तो समझते हैं हम यहाँ पर यम ब्रांड्स के बारे में कि क्या है यम ब्रांड्स, किस क्षेत्र में काम करती है यम ब्रांड्स। तो देखो यम ब्रांड्स इज एन अमेरिकन फास्ट फूड कॉरपोरेशन एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्ट फूड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स। तो ये जो कंपनी है यम ब्रांड्स एक अमेरिकन फास्ट फूड कॉरपोरेशन है जो कि मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट फास्ट फूड कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी हम इसे मान सकते हैं। इट ऑन सेवरल आइकॉनिक ब्रांड्स सच एज KFC, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल, द हैबिट बर्गर, ग्रिल एंड मैनी मोर। तो देखो ये जो यम ब्रांड्स हैं इनके काफ़ी सारे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, जैसे देखो KFC, पिज़्ज़ा हट जिसका अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो KFC एंड पिज़्ज़ा हट की जो ब्रांड है इसकी फ्रेंचाइजी पर दिव्यानी इंटरनेशनल काम करती है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में यम ब्रांड्स की बिजनेस चलती है दिव्यानी इंटरनेशनल के माध्यम से। ठीक है, KFC, पिज़्ज़ा हट की ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर दिव्यानी इंटरनेशनल काम करती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं यम ब्रांड्स की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द कंपनी ऑपरेट्स इन 135 नेशंस एंड टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड। काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस है कंपनी की। अब देखो दिव्यानी इंटरनेशनल की यहाँ पर बात की जा रही है। दिव्यानी स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एसोसिएशन विथ यम ब्रांड्स इन 1997। तो 1997 में दिव्यानी ने फर्स्ट एसोसिएशन की थी यम ब्रांड्स के साथ जयपुर में, व्हेन इट ओपन द पिज़्ज़ा हट स्टोर इन जयपुर। ठीक है, सिंस देन द कंपनी हैज एक्सपेंडेड टू 1243 लोकेशंस इन 240 प्लस सिटीज अक्रॉस इंडिया एंड इज द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स ऑन अ नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी फैल भी चुकी है अब, और ये जो दिव्यानी इंटरनेशनल है ये यम ब्रांड्स की एक लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी बन चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेल्स देखते हैं, सेल्स मिक्स बाई FY23। तो FY23 की ये डेटा है, तो 24 में थोड़ी सी यहाँ पर चेंज देखने को आपको मिल सकती है। स्क्रीनर पे यही अवेलेबल थी। ऑन प्रीमाइज से यहाँ पर सेल्स होती है 64% और ऑफ प्रीमाइज से 36%। कहने का मतलब है ऑन प्रीमाइज मतलब इनके स्टोर्स पर विजिट करके लोग जो भी मतलब खाते पीते हैं उसकी बात की जा रही है, तो 64%, और स्टोर से कोई खरीद कर ले जाते हैं घर में खाते हैं तो वो 36% बताई जा रही है। ठीक है, डोमेस्टिक से 99% की सेल्स होती है और इंटरनेशनल से 1% की सेल्स होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं बिजनेस सेगमेंट्स की ओर। बिजनेस सेगमेंट्स देखते हैं कंपनी की। तो देखो द कंपनी हैज़ 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स, नेमली कोर ब्रांड्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑन ब्रांड्स। ठीक है, तो ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं 3 प्रकार की कंपनी की। कोर ब्रांड्स की बात करें तो देखो ये है कोर ब्रांड्स, और कोर ब्रांड्स में कौन कौन सी स्टोर्स आ जाती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो KFC, पिज़्ज़ा हट एंड कोस्टा कॉफ़ी। KFC, पिज़्ज़ा हट की हमने बात की कि यम ब्रांड्स की ये प्रोडक्ट्स हैं। कोस्टा कॉफ़ी कोका कोला की है, तो कोका कोला की ये जो कोस्टा कॉफ़ी इनके साथ फ्रेंचाइजी करके काम कर रही है जो कि कोर बिजनेस है इनकी। ठीक है, दे करेंटली ऑपरेट 543 प्लस KFC स्टोर्स, मतलब 543 प्लस KFC स्टोर्स ये अभी करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, और 510 प्लस पिज़्ज़ा हट स्टोर्स,
मतलब 510 प्लस पिज़्ज़ा हट स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं और 112 प्लस कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं अक्रॉस 240 प्लस सिटीज इन इंडिया। ठीक है, इन FY23। तो यहाँ पर देख सकते हो 240 प्लस सिटीज में ये अभी ऑपरेट कर रही है अपने स्टोर्स को। FY23 के अकॉर्डिंग बताया जा रही है। 24 में जब आप देखोगे रिसेंट की डेटा तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको बढ़ी हुई मिलेगी। स्टोर्स की जो संख्या है ये बढ़ चुकी है 24 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देयर वेयर 305 नेट न्यू यूनिट्स इन FY23। तो ये 305 न्यू यूनिट्स बताई जा रही है FY23 की। 24 में तो और भी न्यू यूनिट्स हो गए हैं। ठीक है, एमंग कोर ब्रांड्स KFC कंट्रीब्यूटेड 64% ऑफ द रेवेन्यू। तो जो इनकी रेवेन्यू है कोर ब्रांड्स के अंदर, तो कोर ब्रांड्स में KFC की जो कंट्रीब्यूशन है ये 64% है ऑफ द रेवेन्यू। फॉलोड बाय पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट की कंट्रीब्यूशन देखें अगर रेवेन्यू में तो यहाँ पर देखो 28% है, 28% ऑफ द रेवेन्यू। एंड द रिमेनिंग बाय द कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड। तो बाकी जो बचे हैं वो कोस्टा कॉफ़ी की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो इंटरनेशनल बिजनेसेस की सेगमेंट में भी ये कंपनी काम करती है। द कंपनी ऑपरेट्स KFC एंड पिज़्ज़ा हट स्टोर्स इन नाइजीरिया एंड नेपाल। इट हैज़ 37 KFC स्टोर्स इन नाइजीरिया एंड 22 KFC एंड पिज़्ज़ा हट स्टोर्स इन नेपाल इन FY23। तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल बिजनेसेस के तौर पे कहाँ कहाँ पे काम करती है, नाइजीरिया एंड नेपाल में कंपनी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि इंडिया में फैली हुई है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑन ब्रांड्स के अंदर। ठीक है, तो कंपनी के खुद के भी ब्रांड्स हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। द कंपनी रन्स साउथ इंडिया QSR चेन, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन कंपनी रन करती है साउथ इंडिया में। ठीक है, देखो नेम है वांगो एंड फूड कार्ट रेस्टोरेंट्स एंड बार्स वर्टिकल एट एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स एंड हाईवेज। ठीक है, तो ये सब एरिया में हॉस्पिटल, मॉल्स जो हैं इन सब के एरिया में ये मतलब ऑपरेट करती है अपनी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। ठीक है, विथ ब्रांड्स लाइक वांगो, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट, अमरेली, क्रश, जूस बार, इल बार, etc। तो ये सब जो आप ब्रांड्स देख रहे हो, जो आप यहाँ पर देखे वांगो, फूड स्ट्रीट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपको मैंने दिखा था आवर ब्रांड्स के पास, तो मैंने बोला था उसके बारे में कि ये इनके खुद के ब्रांड्स हैं। तो ये इनके खुद के रेस्टोरेंट्स हैं। ठीक है, जो कि ये कंपनी रन करती है। वांगो की बात करें तो ये देखो इसमें स्पेशली तमिलियन फूड्स मिलते हैं। ठीक है, वेज फूड्स। वांगो का मतलब क्या होता है पता है? वांगो का मतलब होता है कम इन। ठीक है, तो गेस्ट को बुलाया जाता है आदर के साथ, कम इन। तमिल में वांगो बोली जाती है। ठीक है, तो वांगो नाम है स्टोर का। चलो वो सब आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर अब द कंपनी हैज 76 स्टोर्स इन FY23 विथ 50 बीइंग ऑफ वांगो। तो देखो वांगो जो है इसकी 50 स्टोर्स हैं। ठीक है, 76 स्टोर्स टोटल है, मतलब 76 स्टोर्स टोटल कंपनी चला रही है, जिसमें से 50 सिर्फ वांगो के ही है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो कंपनी है ये एक छोटे और प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे काम करना चाहती है। उसके बाद यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ स्टोर्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो यहाँ पर इन FY23 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया and South India accounted for 73% of its total stores of core brands. ठीक है, with 45% of stores located in top 5 cities, 47% of the stores are in metro cities. तो देखो जो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया है ये टोटल स्टोर्स में से 73% सिर्फ चलते हैं नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में। ठीक है, और ऑफ इट्स टोटल स्टोर्स ऑफ कोर ब्रांड्स विथ 45% स्टोर्स लोकेटेड इन
टॉप 5 सिटीज। तो देखो यहाँ पर कोर ब्रांड्स जो हैं, इनकी कोर ब्रांड्स में 45% जो स्टोर्स हैं वो टॉप 5 सिटीज में लोकेटेड हैं, एंड यहाँ पर 47% ऑफ द स्टोर्स आर इन मेट्रो सिटीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, तो अभी हमने बिजनेस के बारे में काफ़ी डीपली समझा है कि किस प्रकार की बिजनेस है कंपनी की, किस किस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, किन किन कंपनियों की फ्रेंचाइजी पर ये काम करती है देवयानी इंटरनेशनल। आई थिंक आप लोग इनकी बिजनेस को एकदम डिटेल्स में समझ चुके होंगे। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई सिर्फ बिजनेस को ही डिस्कस करने में, लेकिन आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, कि बिजनेस क्या है इनकी। अब चलो फंडामेंटल्स की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखो, मार्केट कैप है कंपनी की 18,719 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पर फिर स्टॉक के पी की बात करें तो 135 है, इंडस्ट्री पी है 141। तो देखो यहाँ पर इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री ही पूरी एक्सपेंसिव है ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की, तो पूरी इंडस्ट्री ही एक्सपेंसिव है और साथ ही साथ स्टॉक भी ये एक्सपेंसिव बनी हुई है। तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन करेक्ट हो सकती है अभी। ठीक है, कोई भी मार्केट में एक्सटर्नल रीजन आती है जिसकी वजह से सभी स्टॉक गिरेंगे तो ये भी गिरेगी, ये पूरा इंडस्ट्री गिरेगा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट वाला। तो यहाँ पर ये भी इंडस्ट्री का जो पी है ये भी करेक्ट होगी, अच्छी वैल्यूएशन पर होगी, और यहाँ पर ये भी अच्छी वैल्यूएशन पर होगी। ठीक है, तो वैल्यूएशन अभी थोड़ी सी यहाँ पर हाई हमें देखने को मिल रही है। डेब्ट टू इक्विटी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी भी बढ़ी हुई है, 1.63 है। डेब्ट कितनी है? 1683 करोड़ की। फ्री कैश फ्लो है 213 करोड़। तो डेब्ट यहाँ पर थोड़ी सी हमें बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। पेग रेशियो देखें तो पेग रेशियो भी बढ़ी हुई है, 2.51 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जबकि ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, वो तो अभी चार्ट के ऊपर देखेंगे। करेंट प्राइस की बात करें तो 155 है, बुक वैल्यू है 8.59 की, आरओई है 33.9% की, आरओसी है 18.4% की। देखा जाए तो ठीक ठाक है आरओसी आरओई भी। प्रमोटर होल्डिंग ठीक है 62.7% की, जो कि अनप्लेस्ड है, प्लेज नहीं है। अब देखो यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 142 और 228 की है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं देती है डिविडेंड। फेस वैल्यू है 1 रुपये की, ईपीएस है 0.96 रुपीज़ की, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, और प्रमोटर होल्डिंग तो अभी हमने देख ही लिया। आगे हम बढ़ते हैं इनकी पी चार्ट के ऊपर। तो ये है 5 इयर्स की पी चार्ट, और यहाँ पर देख सकते हो ये लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पी पर ट्रेड कर रही है। किसी समय में ये 60 के पी पर ट्रेड करती थी। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी काफ़ी ज़्यादा पी रेशियो इनकी बढ़ी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं इनके प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे। तो देखो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, देख सकते हो 2084, 2998, फिर 3264, काफ़ी बेहतरीन बढ़ रही हैं ईयरली बेसिस पे। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर देखो घाटे में थी कंपनी -63 करोड़ की, जो कि बढ़कर हो गई बहुत ही बेहतरीन तरीके से 155 करोड़, और फिर यहाँ पर बढ़कर हो गई 263 करोड़, और इस बार टीटीएम में घट गई है 99 करोड़ हो चुकी है। एपीएस भी देखोगे तो सेम उसी प्रकार से -0.48 थी, 1.3 हुई, 2.2 हुई, और फिर से घटकर 0.96 हो गई है। तो देखो यहाँ पर टीटीएम में घटी है, क्यों? क्योंकि इनकी जो ओपीएम की परसेंटेज है ये भी घट गई है, देख सकते हो यहाँ पर 19% हो गई है, जो कि यहाँ पर 22-23% हुआ करती थी, 17% थी तो घाटे में थी, 23 पर आई तो यहाँ पर बढ़ गई थी, 22% पर भी थी ओपीएम परसेंटेज, तो वो भी ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा ही घट गई ओपीएम की परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि ये इनकी जो नेट प्रॉफिट है ये भी घट गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन है ये घटी, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इनकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 10 इयर्स का तो अवेलेबल नहीं है, 5 इयर्स का 22%, 3 इयर्स का 26%, टीटीएम में 15%। यहाँ पर देखो 5 इयर्स एंड 3 इयर्स में ठीक है, लेकिन टीटीएम में यहाँ पर
खराब देखने को मिल रही है, माइनस में -53% है प्रॉफिट ग्रोथ। हमने देखा भी कि टीटीएम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो मार्जिन है वो भी घटते हुए देखने को मिल रही है। सेल्स तो लगातार बढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन जो मार्जिन है वो ठीक से नहीं बच पा रहे हैं कंपनी की। इसके वजह से जो प्रॉफिट है ये हमें कम देखने को मिल रही है, माइनस में देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। 1 ईयर में स्टॉक प्राइस सीएजीआर देख सकते हो माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ लास्ट ईयर का अवेलेबल है 34%। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस शीट हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के अंदर बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा यानी कि कर्जे ज़्यादा हैं, 1683 करोड़ है। कैश रिजर्व है सिर्फ 915 करोड़। तो यहाँ पर कैश रिजर्व से ज़्यादा इनके कर्जे हैं। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो देखो एफआईआईज एंड डीआईएच की इंटरेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम प्रमोटर्स की बात करें तो देख सकते हो कुछ क्वार्टर से स्टेबल हैं। एफआईआईज की बात करें तो यहाँ पर अभी 12.44% है इनकी होल्डिंग। थोड़ी सी यहाँ पर देखो ट्रिम हुई है, इसके पहले तो यहाँ पर 13.34% थी, तो अभी देख सकते हो ट्रिम होकर 12.44 पर पहुँच चुकी है। डीआईएच की बात करें तो यहाँ पर 8.23% से बढ़कर अभी 12.2% हो चुकी है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 15.69% से घटकर 12.64% हो चुकी है। देखा जाए तो ठीक है, एफआईआईज एंड डीआईएच की इंटरेस्ट भी है कंपनी के अंदर, प्रमोटर्स होल्डिंग भी ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेस्ड नहीं है, अच्छी बात है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम इनकी टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पर हम देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक जो सपोर्ट है ट्रेंड लाइन की, इसके ऊपर अभी रुकी हुई है। इसको अगर ब्रेकडाउन दे देती है तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गिरावट हम देख पाएंगे। अगर यहाँ से तेजी आती है तो फिर ये रेजिस्टेंस होगी, ये ट्रेंड लाइन वाली, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देना होगा बढ़िया तरीके से, तो फिर आगे हम तेजी देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तेजी ऐसे ही नहीं आ जाएगी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है 180 की, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना होगा। यहाँ से ब्रेकआउट मिला और यहाँ तक जाएगा तो रुक सकता है इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगी अगर, तो फिर यहाँ से हम यहाँ तक की चांसेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी की जो रिजल्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ तक की तेज़ी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर हम अभी डिस्काउंट की बात करें तो ऑल टाइम हाई से ठीक ठाक डिस्काउंट पर अभी ये अवेलेबल है। यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 30% या 30% से एबव यहाँ पर अभी डिस्काउंट मिल रही है। तो किन्हीं को अगर बाइंग करनी है तो यहाँ पर अपने स्टडी, अपने रिसर्च के साथ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग करना है या नहीं ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बस बने रहना वीडियो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी डिस्काउंट अभी मिल रही है और देखा जाए तो अच्छी डिस्काउंट है। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी रिटर्न्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो 2021 में ये लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में, और 2021 से अभी तक कितने रिटर्न्स मिले, 30-31% की, जो कि कुछ खास नहीं है। तो अगर किसी ने इधर इन्वेस्ट कर रखा होगा 2021-22 में तो उन्हें कुछ खास रिटर्न्स भी नहीं मिले होंगे। ठीक है, भले यहाँ पर अगर ट्रेड लेकर चलें तो हो सकता है यहाँ पर फ़ायदे मिल जाए। यहाँ पर डिप में बाइंग किए, पीक में सेल कर दिए, यहाँ पर डिप में बाइंग किए, यहाँ पर पीक में सेल कर दिए। इस प्रकार से अगर किसी ने किए होंगे तो उनको बेनिफिट्स मिले होंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कुछ खास बेनिफिट्स नहीं मिले हैं स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो देखो कंपनी के ऊपर अभी हमने सारी चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, इनकी बिजनेस को समझा, फंडामेंटल्स को समझा, टेक्निकल्स को समझा, एंड साथ ही साथ हमने रिटर्न्स भी देखे कि अभी तक कंपनी ने कैसी रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो अब यहाँ पर बारी आती है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकती है या नहीं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर की बात करें तो चलो सेक्टर बढ़िया है, फ्यूचर सेक्टर है, और जो स्टोर्स ये ओपन कर रही है और उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स ये बेचती है उनके डिमांड्स आगे भी चलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम ये होती है कि इस प्रकार के जो स्टोर्स होते हैं इनके कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो। ठीक है,
तो जो लोकल शॉप खोलकर बैठे होते हैं, जो फास्ट फूड वाले या रेस्टोरेंट्स वाले, तो उनके साथ इनकी कंपटीशन होती है। और वो जनरली इनके मुकाबले में, मतलब जो KFC पिज़्ज़ा हट की बात करें तो इनके मुकाबले में वो थोड़ी सी अच्छी प्राइस पर अपनी सर्विस देते हैं। तो लोग थोड़ी सी अट्रैक्ट हो जाते हैं लोकल प्लेयर्स के ऊपर, ठीक है। और लोकल प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में इनके लिए एक यहाँ पर ये कंपटीशन हो सकती है लोकल प्लेयर्स की, तो ये एक रिस्क है। अब देखो कंपनी के अंदर अगर हम TTM में ग्रोथ देखें तो कुछ खास नहीं हुई है। OPM की जो परसेंटेज है वो कुछ खास नहीं हुई है। हालांकि स्टोर्स तो ओपन कर रही है कंपनी लगातार, लेकिन क्या होता है ना कि स्टोर्स जो न्यू ओपन होती है तो उसको फैलने में, मतलब लोगों को जानने में समय लग जाता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्टोर्स ओपन हो रहे हैं तो लोग जानेंगे, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब विजिट करने लगेंगे तो फिर इनकी OPM बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पर कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 5 साल का व्यू भी होना चाहिए। क्या अगर यहाँ पर हम लोग 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या 5 साल में कंपनी वाकई में बढ़िया तरीके से ग्रो होती है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कस करना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अभी के सिचुएशन के अनुसार देखें तो अभी ऐसी कोई भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिल रही है कि उसके हिसाब से हम ये डिसीजन ले सकें कि 5 इयर्स के लिए स्टॉक सही है। जैसे हम कोई IT कंपनी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि चलो 5 साल के लिए ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर हमें विजन नहीं मिल पा रही है कि 5 साल में ये जो कंपनी है ये कहाँ जा सकती है। क्या सच में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आ सकती है या फिर कंपनी गिर सकती है, इसके जो और भी कंपटीटर्स हैं वो आगे निकल सकते हैं इसको पीछे करके, ये भी हो सकता है। और अभी यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए कि थोड़ी सी वेट करनी चाहिए, इनके 2-3 क्वार्टर्स कम से कम रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसी आती है। अगर ठीक ठाक आती है तो फिर एक यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं कि चलो रिस्क लेते हैं एक लिमिटेड अमाउंट के साथ। अगर रिजल्ट्स इनके 2-3 क्वार्टर से अच्छे आने लगे तो थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन मिल जाएगी तो वो अच्छी बात होगी, ठीक है। प्राइस के ऊपर कभी भी मत भागना। प्राइस अभी कम है और कंपनी ठीक नहीं है तो क्या आप इन्वेस्ट कर दोगे? बिल्कुल नहीं। तो कंपनी ठीक है लेकिन प्राइस थोड़ी सी बढ़ी हुई भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की सोच होनी चाहिए एक रियल इन्वेस्टर की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आने वाले समय में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है कंपनी के अंदर तो फिर हम एक रिस्क लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट के साथ, ठीक है। जैसे अगर आपकी मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, टोटल वैल्यू है 15 लाख की, तो यहाँ पर हम एक बार में मतलब 50,000 लगा दिए। सेकेंड टाइम अगर और भी गिरावट आती है तो यहाँ पर 50,000 और लगा दिए, 1 लाख लगा दिए, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की सोच होनी चाहिए। और ये 1 लाख वो अमाउंट होगी जो कि लॉस में भी चला जाए तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े। इस प्रकार के ही अमाउंट्स हमें लगाने हैं इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आप सोच समझ कर चलो कि चलो वो उतने लॉस में भी चले जाएं तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। बाकी देखो इन्वेस्ट करने के लिए यार मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि यार सिर्फ यही एक कंपनी है और इसी के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है तो करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च के अनुसार कर सकते हो, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हमने दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। और ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे व्यूअर्स की डिमांड के अनुसार बनाई गई है। तो अगर आप इसी तरह की और भी स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में स्टॉक का नेम जरूर से बता देना कि किस स्टॉक के ऊपर आपको फुल एनालिसिस वीडियोज चाहिए। और ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।